Hello students, today we will study the second chapter of the NCERT Lost Spring Stories of Stolen Childhood. स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड, मतलब लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी जो चाइल्डहुड है वो खो गया है। किसका चाइल्डहुड खो गया है? जो बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड खो गया है। इनमें से एक बच्चा है साहिब ए आलम, जो कि कचरा बीनने का काम करता है, और दूसरा बच्चा है मुकेश, जिसका परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाता और बेचता है। लेकिन मुकेश को ये काम नहीं करना, उसके अलग सपने हैं। मुकेश को गाड़ी चलाना है। तो हमने इन बच्चों का इंट्रोडक्शन ले लिया, अब ऑथर के बारे में जानते हैं। Anis Jung, 1944, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. इस कहानी के जो ऑथर हैं उनका नाम है अनीस जंग। अनीस जंग का जन्म 1944 में रौरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और जवानी का समय हैदराबाद में निकाला। She received her education in Hyderabad and in the United States of America. उन्होंने अपनी पढ़ाई हैदराबाद और यूएसए में पूरी करी। Her parents were both writers. इनके माता तथा पिता दोनों लेखक थे। Anis Jung began her career as a writer in India. Anis Jung ने भी अपना कैरियर भारतीय लेखक के रूप में शुरू किया। He has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. वे इंडिया तथा विदेश के कई मुख्य न्यूज़पेपर्स के एडिटर और कॉलमनिस्ट रहे और इसके साथ कई किताबें भी उनके द्वारा पब्लिश हुई। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. यह चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड उनकी बुक का एक पार्ट है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. यहाँ वह बताती है कि बहुत ज्यादा गरीबी और समाज की कुछ पुरानी परंपराओं की वजह से बच्चों को ना चाहते हुए मजबूरी में काम करना पड़ता है और इस वजह से उनका शोषण होता है। So this is the introduction about author. Now we will start the chapter. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है साहिब की स्टोरी और सेकंड पार्ट है मुकेश की स्टोरी। तो जो फर्स्ट स्टोरी है उसको हम पहले शुरू करते हैं और उसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ये काम क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा। मैंने इधर आई मतलब ऑथर बता रही है। तुम ये काम क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा, जिससे हर सुबह मेरी मुलाकात होती है जब वह मेरे पड़ोस में पड़े कचरे के ढेरों में से कुछ कॉइन्स वगैरह ढूंढ रहा होता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने बहुत पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। That amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. साहिब ओरिजिनली बांग्लादेश के ढाका से बिलोंग करता है, लेकिन 1971 में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ी। उसका पुराना घर उसकी कोई खास यादों में नहीं है, मतलब उसे अपने पुराने घर की इतनी ज्यादा याद नहीं आती। There were many stones that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he lives now. जब वह अपनी माँ से कभी पूछता था तो उसकी माँ बताती थी कि बहुत सारे तूफान आए जिन्होंने उनके घर और खेतों को उजाड़ दिया, जिस वजह से उन्होंने वह जगह छोड़ दी और पैसे कमाने की तलाश में वे इस बड़े शहर में आए जहां वे आज रह रहे हैं।
तो साहिब और उसका परिवार दिल्ली के किनारे बसे सीमापुरी नामक शहर में रहते हैं। यह बस दिल्ली जैसे डेवलप्ड फर्स्ट क्लास शहर में नाम मात्र के लिए है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में ये बहुत पिछड़ा हुआ है। इसकी हालत रूरल एरियाज होते हैं उनसे भी बदतर है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। साहिब कहता है, I have nothing else to do, he mutters, looking away. मेरे पास कुछ और करने को नहीं है, वह दूसरी तरफ देखते हुए बड़बड़ाता है। Go to school, I said lively, realizing immediately how hollow the advice must sound. स्कूल जाओ ना, मैंने बातों ही बातों में कह दिया, फिर मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। इसके पास कहाँ इतना पैसा होगा कि ये किसी स्कूल में एडमिशन करवा ले। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. इस बात के रिप्लाई में साहिब कहता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे उसे बना देंगे तो मैं जाया करूंगा। If I start a school, will you come? I asked, half joking. अगर मैं एक स्कूल खोलूं तो क्या तुम आया करोगे? मैंने मजाक में उससे पूछा। Yes, he says, smiling broadly. हाँ, उसने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट से कहा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों के बाद मैंने देखा वह मेरे पास भागता हुआ आ रहा है और पूछता है, क्या आपका स्कूल बन गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. स्कूल बनने में काफी समय लगता है बेटा, मैंने शर्माते हुए कहा, क्योंकि मैंने जाने अनजाने में एक ऐसा वादा कर दिया था जिसका कोई मतलब नहीं था, यानी मैंने उससे एक झूठा वादा कर दिया था। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन मेरे जैसे कितने लोगों ने उससे झूठे वादे किए होंगे कि हम ये करेंगे वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन ये वादे ही उसकी अंधेरी दुनिया में एक उम्मीद की किरण है। After months of knowing him, I asked him his name. उससे महीनों तक जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, he announces. साहिब ए आलम, उसने बताया। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. उसे नहीं पता था कि उसके नाम का मतलब क्या है। अगर उसे पता होता इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का राजा, तो उसे यह मानने में बहुत मुश्किल होती। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. वह इस बात से अनजान है कि उसके नाम का क्या अर्थ है। वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता फिरता है, लड़कों की एक सेना जिनके पैरों में जूते चप्पल नहीं हैं। वे सुबह पक्षियों की तरह आ जाते हैं और रात में गायब हो जाते हैं। Over the months, I have come to recognize each of them. कुछ महीनों के बाद मैं उनमें से हर एक को जानने लगी, क्योंकि मेरी उन सबसे बात होने लगी और मैं उनसे फ्रेंडली हो गई, तो मैं सबका नाम जानने लगी। Why are not you wearing chappals? I asked one. तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? मैंने एक बच्चे से पूछा। My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply. मेरी मम्मी ने उन्हें तार से नीचे ही नहीं उतारा, तो मैं कैसे पहनूं? उसने सिंपल सा जवाब दिया। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अगर वे उन्हें उतार भी देंगी तो भी ये उनको फेंक देगा, दूसरे बच्चे ने बोला, जो कि अपने दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहने हुआ था।
When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने उससे इस बारे में पूछा, तो उसने अपने पैरों को छुपा लिया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये जायज था कि उस बच्चे को ये अलग-अलग जूते कचरे में से मिल गए और उसने इन्हें पहन लिया। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. मुझे जूते चाहिए, एक तीसरे लड़के ने कहा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक जोड़ी जूते तक नहीं पहने थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. अब ऑथर बता रही है कि कंट्री में ट्रेवल करते टाइम मैंने शहरों में, गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है। नंगे पैर रहना, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। मतलब लोग कहते हैं कि नंगे पैर रहना ये पैसों की कमी नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशन है। मुझे एक जगह यह बताया गया, मतलब ऑथर बता रही है कि ये बात मेरे को किसी ने बताई जो कि नंगे पैर था। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह गरीबी की निरंतर स्थिति को सही ठहराने का सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि जब माता पिता के पास उतने पैसे नहीं होते कि वह चीज अफोर्ड कर सके, तो वे एक बहाना दे देते हैं कि ऐसे नंगे पैर रहो, ये हमारी संस्कृति है। जब उनके पास नहीं है तो वे बेचारे भी कहाँ से लाए। अब ऐसे तो बोलेंगे कि नहीं कि सुनो बतवा, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तुमको चप्पल भी पहना सके। मतलब नॉर्मल बात है कि वो अपने बच्चों को बस एक झूठ में रखते हैं। I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे एक कहानी याद है जो मुझे उदुपी के एक व्यक्ति ने सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. जब वह छोटा था तब वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजरते हुए अपने स्कूल जाता था। उस मंदिर में उसके पिता ही पंडित थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वह अक्सर उस मंदिर के सामने रुकता और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now dropped in an air of desolation. 30 साल बाद मैं उसके टाउन और उस मंदिर में विजिट करने गई, जो कि अब वीरान हो चुका था। In the backyard, where lived the new priest. और मंदिर के पीछे वहां अब एक नया पुजारी रहता है। There were red and white plastic chairs. वहां पर लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई हैं। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक छोटा लड़का ग्रे यूनिफॉर्म, मोजे और जूते पहने हुए हाफते हुए आता है और अपने बस्ते को फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. उस लड़के को देखकर मुझे उस दूसरे लड़के द्वारा भगवान से की गई प्रार्थना याद आती है, जब उसे आखिरकार एक जोड़ी जूते मिल जाते हैं। हे भगवान, कृपया मुझे कभी भी इन्हें खोने मत देना। The goddess had granted his prayer. जो देवी माता हैं, उन्होंने उसकी प्रार्थना को पूरा कर दिया था। Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rats pickers in my neighborhood remained shoeless. पुजारी के लड़के जैसे और छोटे लड़के अब जूते पहनते हैं, लेकिन मेरे पड़ोस के कचरा बीनने वाले बच्चों की तरह काफी बच्चे हैं जो कि आज भी बिना जूतों के हैं।
My acquaintance with the barefoot takers lead me to सीमापुरी। कचरा बीनने वाले उन बच्चों से मेरी बढ़ती जान पहचान मुझे उनके साथ उनके घर सीमापुरी ले गई। A place on the periphery of Delhi at miles away from it metaphorically। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के किनारे पर बसी है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में दिल्ली से कोसों दूर है। Those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971। जो लोग यहाँ रहते हैं वे दूसरे देश के शरणार्थी हैं जो 1971 में बांग्लादेश छोड़कर यहाँ आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। साहिब का परिवार भी उनमें से एक था। सीमापुरी was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty। उस समय 1971 में सीमापुरी एक जंगल टाइप वीरान जगह थी। अभी भी है, लेकिन अब खाली नहीं है। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin devoid of sewage, drainage or running water live 10,000 rats। यहाँ लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले बिना सीवेज, बिना नाली, बिना पानी के कनेक्शन के, बिना किसी सुख सुविधाओं के सिर्फ मिट्टी से बने हुए ढांचों में रहते हैं, जिनकी छतें टीन और टारपोलिन की बनी हुई हैं। यही टीन और टारपोलिन से बनी छतें इनके लिए घर है। They have lived here for more than 30 years without an identity। ये लोग यहाँ 30 सालों से अधिक समय से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के, without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain। इनके पास ना तो परमिट है ना कुछ है, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है जिससे इन्हें खाने के लिए अनाज मिल जाता है, और इसी वजह से वोटर लिस्ट में इनका नाम है तो नेताओं को वोट मिल जाते हैं। Food is more important for survival than an identity। जीने के लिए पहचान से ज्यादा खाना जरूरी है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। ये बात तो बहुत ही डीप है। जीने के लिए पहचान से ज्यादा खाना जरूरी है। अगर दिन के आखिर में हम अपने परिवार को खाना खिला पा रहे हैं और बिना किसी पेट दर्द के चैन से सो पा रहे हैं, तो हम उन खेतों में रहने के बजाय यहीं रहना पसंद करेंगे। वहां तो हमें अनाज ही नहीं मिलता था। Says a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। औरतों की एक टोली जो कि फटी पुरानी साड़ी पहनी थी मुझे यह जवाब देती है जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया। वहां तो आपकी पहचान भी थी, आपका घर था, इधर तो आपकी कोई पहचान ही नहीं है। और फिर ऑथर को जो जवाब मिलता है, ये जवाब बहुत ही ज्यादा डीप बात है कि मतलब वो लोग कितने परेशान हैं और खाने के लिए कितने उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes। जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वहीं वे अपना टेंट गाड़ लेते हैं और वही उनका टेम्पररी घर बन जाता है। Children grow up in them, becoming partners in survival। बच्चे उन्हीं घरों में बड़े होते हैं और अपने जीवन की हिस्सेदारी में भाग लेते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स वेस्ट पिकिंग। और सीमापुरी में जीवन का मतलब है कूड़ा कचरा बीनना। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। वर्षों बीतने के साथ ही साथ इसने एक सुंदर कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली बेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर।
कूड़ा उनकी रोजी रोटी है, उनके सर के ऊपर की छत है, चाहे चाहे ये वो छत में से पानी क्यों ना टपकता हो, लेकिन ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बच्चे के लिए ये बहुत मायने रखती है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक 10 का नोट भी। साहेब से साहेब कहता है, his eyes lightening up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. और जब वह साहेब कह रहा होता है कि मुझे कभी कभी इसमें से 1 रुपया मिल जाता है और यहाँ तक तो मेरे को 10 का नोट भी मिला है, तो यह कहते टाइम उसकी आंखों में एक चमक थी। वह यह कहते समय बहुत खुश था। सोचो, अगर तुम्हें भी कचरे के ढेर में से चांदी की सिक्के मिले तो तुम और ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि इस आशा में कि और मिल जाए और मिल जाए। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. बच्चों के लिए ऐसा लगता है मानो बच्चों के लिए कूड़े का मतलब उनके माता पिता से अलग है। For the children, it is wrapped in wonder. बच्चों के लिए ये एक सरप्राइज की तरह है कि उन्हें सिक्के मिल जाते हैं। For the elders, it is a means of survival. और जो बड़े हैं उनके लिए इसका मतलब है जीवन, क्योंकि उसी से उनका परिवार चलता है, उसी से वो लोग अपना पेट भर पाते हैं। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 boys men dressed in white playing tennis. सर्दियों की एक सुबह मैंने साहिब को पड़ोस के क्लब के गेट पर खड़ा देखा। 2 लड़के सफेद कपड़े पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। साहिब उनको देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही हम्स। मुझे यह खेल पसंद है, वह धीरे आवाज में बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। उसके लिए बाड़ के पीछे खड़े होकर देखना ही संतोषजनक था। I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper let me use the swing. मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई आसपास नहीं होता। गेटकीपर मुझे अंदर आने देता है, वह मुझे झूला भी झूलने देता है। साहिब कहता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब भी टेनिस शूज पहने हुए था, जो कि उसकी रंग निकली हुई शर्ट और निक्कर के साथ अजीब लग रहे थे। Someone gave them to me. किसी ने मुझे ये दिए हैं। He says, in the manner of an explanation. वह स्पष्ट करने के तरीके से कहता है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. यह समझ आ रहा था कि वे जूते किसी अमीर लड़के के रिजेक्ट किए हुए हैं, जिसने उन्हें पहनने से इनकार कर दिया होगा क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद था। साहिब को इससे कोई परेशानी या दिक्कत नहीं थी। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. वह जो नंगे पैर चलता हो, उसके लिए छेद वाले जूते भी ऐसे थे मानो कोई सपना सच हो गया हो। But the game he is watching so intently is out of his reach. शायद उसे नहीं पता हो, लेकिन जिस खेल को वह इतने ध्यान से देख रहा था वह उसकी पहुंच से बहुत बाहर का था। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. कई दिनों बाद मुझे साहिब दिखता है। वह मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था।
उसके हाथों में एक स्टील का कैन था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेड, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। मैं अब रोड के उस तरफ चाय के एक स्टॉल पर काम करता हूँ, वह हाथ से कुछ दूरी पर इशारा करते हुए कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये मिलते हैं और पूरा खाना पीना भी। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। क्या तुम्हें यह जॉब पसंद है? मैंने उससे पूछा। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसके चेहरे से बेफिक्री का भाव गायब हो गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders. वह स्टील का कैन उस प्लास्टिक बैग से भारी दिख रहा था, जिसे वह बड़ी ही आसानी से अपने कंधों पर रख लेता था। The bag was his. वह बैग उसका था। The canister belongs to the man who owns the tea shop. और वह जो कैन है वह उस आदमी का है जो उस टी शॉप का मालिक था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब खुद का मालिक नहीं बचा था। मतलब पहले वह अपने मन का मालिक था, उसका मन करता था तो वो जाता, नहीं करता तो नहीं जाता, लेकिन अब जब वह किसी और के अंडर था तो अब वह खुद का मालिक नहीं है। अब उसे सामने वाले के इशारों पर काम करना होगा। जो चैप्टर का सेकंड पार्ट दिया है उसमें मुकेश की स्टोरी बताई गई है, जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश खुद का मालिक बनना चाहता है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह ऑथर से कहता है। Do you know anything about cars? I ask. क्या तुमको कार के बारे में कुछ जानकारी है? मैं मुकेश से पूछती हूँ, मैं मतलब ऑथर। I will learn to drive a car. नहीं, लेकिन मैं कार चलाना सीख लूंगा। He answers, looking straight into my eyes. वह सीधा मेरी आंखों में देखते हुए जवाब देता है। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसका सपना उसके शहर की धूल भरी गलियों में एक मृग तृष्णा मायरेज जैसा लगता है। यानी मुकेश जो मोटर मैकेनिक बनने का सपना तो देख रहा है, लेकिन उसकी वर्तमान गरीबी और जीवन स्थिति को देखते हुए उसका यह सपना पूरा होना लगभग असंभव है। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने का काम करता है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. यह भारत के फूंक मार के कांच की वस्तुएं बनाने के उद्योग का केंद्र है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर परिवारों की कई पीढ़ियां भट्टी में काम करती आ रही हैं, शीशे जोड़ती हैं और दूसरी औरतों के लिए चूड़ियां बनाने का काम करती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. उनमें से कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों को अत्यधिक तेज तापमान वाली कांच की भट्टियों में बिना हवा और रोशनी वाली गंदी कोठरियों में काम करना गैर कानूनी है। ऑथर यहाँ चाइल्ड लेबर को दर्शा रही है कि बिना सावधानी और कानून के यहाँ बच्चों से काम करवाया जाता है, और जो इन लोगों के लिए नॉर्मल बात है। अंधेरी कोठरी में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता, बस एक प्रकाश का बल्ब लगा है जिसमें वो बच्चे फोकस से उसी को देखते हुए काम करते हैं, जिससे उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। और सोचो इनकी आगे की जिंदगी कितनी कठिन बन जाएगी अगर इनकी आंखें इसी उम्र में खराब हो गई तो। That the law it enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces
where they slop their daylight hours after losing the brightness of their eyes. अगर उधर कानून लागू करवा दिया जाए तो उसके जैसे लगभग 20,000 बच्चों को भट्टी में से बाहर निकाला जा सकता है, जहां वे अपने पूरे दिन के घंटे गुजारते हैं और अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। Mukesh I beams as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखें चमक उठी जब उसने मुझे अपने घर चलने की बात कही, जो कि नया बन रहा है। वह बहुत ही गर्व से कहता है कि मेरा घर फिर से नया बन रहा है। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, boardly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. कूड़े से भरी बदबूदार गलियों को हमने पार किया। किसने पार किया? मुकेश और ऑथर ने। टूटी फूटी दीवारों वाली पुरानी जर्जर पड़ी झोपड़ी, जिसकी दीवारें एकदम कमजोर हैं, हिलते हुए दरवाजे, बिना खिड़की के अंधेरे पड़े घर, और इंसान और जानवर दोनों एक साथ इधर मजबूरी में रहते हैं, जैसे पुराने समय में रहा करते थे। He stops at the door of one such house. वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है। Bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. वह एक लोहे के कमजोर लड़खड़ाते दरवाजे पर जोर से लात मारता है और धक्का मारकर गेट खोल देता है। We enter a half-built shack. हम एक आधी बनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. एक हिस्से में सूखी घास से ढके छप्पर में लकड़ी से जलने वाला मिट्टी का चूल्हा था, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें पालक की पत्तियां उबल रही थीं। On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. जमीन पर एक बड़ी सी एल्यूमीनियम की प्लेट रखी थी जिसमें और कटी हुई सब्जियां थीं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक दुबली पतली युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। Through eyes filled with smoke, she smiles. उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी, फिर भी वह मुझे देखकर मुस्कुराती है। She is the wife of Mukesh's elder brother. वह मुकेश की भाभी है, मतलब उसके बड़े भाई की पत्नी। Not much older in years, she has begun to command respect as the बहू, the daughter-in-law of the house. वह उम्र में कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसने अपने घर में बहू के रूप में आदर पाना शुरू कर दिया है। As the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband मुकेश and their father. उस पर पहले से ही 3 पुरुषों की जिम्मेदारी आ चुकी है, उसके पति मुकेश और उनके पिता यानी उस युवती के ससुर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब बुजुर्ग शख्स अंदर आते हैं, वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे जाती है और अपने घूंघट को अपने चेहरे के नीचे तक कर लेती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. उनकी परंपराओं के अनुसार घर की बहुओं को बड़े और बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे को ढककर रहना चाहिए। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. इस केस में हालांकि जो बुजुर्ग हैं वे एक नाकामयाब चूड़ी निर्माता हैं। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, sent his 2 sons to school.
कई साल कठिन कठिन परिश्रम के बावजूद, शुरुआत में टेलर के रूप में और उसके बाद चूड़ी निर्माता के रूप में, फिर भी वे अपने घर की मरम्मत करवाने में असफल रहे और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सके। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वह बस इतना ही कर पाए हैं कि उन्हें जो आता था वह उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया है, जो कि चूड़ी बनाने की कला है। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. जब ऑथर मुकेश के भाभी को देख रही होती है तभी आवाज आती है, बेटा यह तो उसके कर्म है, उसका भाग्य है ये तो। मुकेश की दादी कहती हैं, जिसने अपने ही पति को कांच की चूड़ियों की पॉलिशिंग करने से निकलने वाली धूल से अंधे होते हुए देखा है। उन्हें पता है कि उनका पोता भी एक टाइम पर अपनी आंखें खो देगा और उनका बेटा भी, लेकिन वे मजबूर हैं। इसको वे अपना दुर्भाग्य मानती हैं कि वे ना चाहते हुए भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। मनिहारों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ और नहीं देखा है। जो चूड़ियां बनाते हैं उनको हमारे यहाँ मनिहार कहा जाता है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में और हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में उन्होंने सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां देखी हैं। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkept yards, are piled on 4-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. चूड़ियों के गुच्छे धूप सी सुनहरी, धान सी हरी, नीली, गुलाबी, बैगनी, हर उस रंग की चूड़ियां हैं जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में होती हैं। ये खाली पड़े आंगनों में ढेर के ढेर बिखरी पड़ी होती हैं और फिर इन्हीं चूड़ियों को 4 पहियों वाली हाथ गाड़ी पर लादकर युवकों द्वारा इसको ढकेला जाता है। कस्बे की सकरी अंधेरी गंदी गलियों में से फिर यही चूड़ियां लद लद कर शहर ले जाई जाती हैं, जहां सब इनको महंगे दामों में खरीदते हैं और औरतें इन्हें चाव से पहनती हैं। लेकिन इन चूड़ियों के पीछे कितना संघर्ष है उन फिरोजाबाद के लोगों का। हम उनके प्रति इतना अच्छा व्यवहार नहीं दिखाते, परंतु हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं इन्हीं से होती हुई आती हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कुछ रोज की वस्तु खरीदें तो इन्हीं लोगों के पास से खरीदें, जिससे इनकी मदद हो सके। और वैसे भी जो विक्रेता होते हैं वो इन्हीं लोगों से चीजें लेकर जाते हैं और फिर उनका महंगा दाम लगाते हैं। आगे स्टोरी में पढ़ते हैं, एंड इन डार्क हंटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दियों के उजालों की कतारों में बैठे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठकर कांच के रंगीन टुकड़ों को जोड़ जोड़कर गोल चूड़ियां बनाते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखें बाहर की रोशनी की बजाय अंधेरे के ज्यादा अनुकूल हो जाती हैं। मतलब उन्हें बाहर की प्राकृतिक रोशनी से अच्छी तेल की वो टिमटिमाती लाइट अच्छी लगती है, जिसमें वे पूरे दिन काम करते रहते हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और इसीलिए
युवा होने से पहले ही वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं और उनकी जिंदगी काफी कठिन बन जाती है। Savita, a young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता नाम की एक लड़की गुलाबी रंग की खराब सी ड्रेस पहने एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी थी। वह कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। As her hands moved mechanically like the tongues of a machine. उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह बहुत फटाफट चल रहे थे। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. मैं सोचती हूँ कि वह जिन चूड़ियों को बना रही है, क्या वह उनकी पवित्रता को जानती है? It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. यह भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक है। इन्हें विवाह में शुभ माना जाता है। It will dawn on her suddenly one day when her head is wrapped with a red veil. Her hands dyed with henna and red bangles rolled onto her waist. यह उसे अचानक से उस दिन समझ आएगा जब उसके सिर पर लाल घूंघट का पर्दा होगा, उसके हाथ लाल मेहंदी से रचे होंगे और उसकी कलाई में लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी। She will then become a bride. तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, like the old woman beside her who became one many years ago. और तब उसे उन चूड़ियों के महत्व का पता चलेगा, बिल्कुल उसके बगल में बैठी हुई उस बूढ़ी महिला की तरह जो कि बहुत समय पहले ही दुल्हन बन चुकी है। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. अभी भी उसके हाथों में चूड़ियां तो हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। उस बूढ़ी महिला की आंखों की रोशनी चली गई है और ऐसे ही उस बच्ची सविता की आंखों की रोशनी भी एक दिन चली जाएगी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वह बूढ़ी महिला बोलती है, उसकी आवाज में खुशी गायब हो गई है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has wept. उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक समय का पेट भर खाना भी नहीं खाया था। क्या यही वह फल है जो उसने पाया? इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद उसे पेट भर खाना भी नसीब नहीं हुआ। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. उसका पति एक लहराती दाढ़ी वाला बुजुर्ग है। वह बोलता है, मुझे चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं आता। मैंने बस इतना कर दिया है कि अपने परिवार के लिए रहने के लिए घर तो बना ही दिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसे सुनकर ऐसा लगता है कि उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया है जो बाकियों ने नहीं हासिल कर पाया। उसके सर के ऊपर छत है जो कि कई गरीब लोगों के पास नहीं है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. उनके पास चोरियों का काम करने के अलावा किसी दूसरे काम को शुरू करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पर्याप्त भोजन न मिलना हर घर में एक आम समस्या है। The young men echo the lament of their elders. युवक अपने बड़ों के विलाप को दोहरा रहे हैं। Little has moved with time, it seems. In Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी है। तब भी लोग भूखे थे, अभी भी लोग भूखे ही हैं। सालों के कठिन सर चकरा देने वाले परिश्रम ने सबके पहला कदम उठाने की हिम्मत और सपने देखने की क्षमता को खत्म कर दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their father and forefathers. आप लोग मिलकर एक संगठन क्यों नहीं बनाते? ऑथर ने युवकों के एक समूह से पूछा जो कि दलालों के उस दुष्चक्र में फंस गए हैं जिसने उनके पिता और पूर्वजों को फंसाया था।
ऑथर उनसे कहती है कि संगठन बनाने से आप खुद खुद चूड़ियाँ बेच सकते हैं, और अगर खुद चूड़ियाँ बेचेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. अगर हम संगठित भी हो जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि पुलिस हम लोगों को ही मारेगी, हमको ही पकड़ेगी और किसी गैर कानूनी काम में हमें फंसाकर जेल भेज देगी। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. उन लोगों के बीच कोई नेता नहीं है जो उनका मार्गदर्शन कर सके और उन्हें चीजों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी उतना ही थक गए हैं जितना कि वो थके हैं। वे भी पुलिस से डरते हैं, नेताओं का खौफ है क्योंकि वे कमजोर हैं और इसी वजह से पुलिस उन्हें फंसाकर जेल में न डाल दे। जो दलाल हैं वे भी उन्हें डरा धमका कर रखते हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. बस बातें ही चलती रहती हैं और गोल गोल घूमती रहती हैं, गरीबी से दुख पर, फिर लालच पर, उससे फिर अन्याय पर, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं होता है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई पड़ते हैं। एक वो परिवार है जो कि भयंकर गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, उनके ऊपर अपनी जाति पर लगे कलंक का बोझ है जिसमें वे पैदा हुए हैं। The other, a vicious circle of the Sahukar, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. और दूसरा साहूकार, दलालों, पुलिस अधिकारी, न्याय के रखवालों, सरकारी अफसर और नेताओं का दुष्चक्र है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. इन सब ने मिलकर बच्चे पर एक ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. इससे पहले वे अपने जीवन के बारे में सावधान होता है, वह अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, जिस तरह उसके पिता को करना पड़ा था। जिस तरह उनके पिता बाबा गुलामी का जीवन अपनाते आ रहे हैं, उसी प्रकार वह बच्चा भी गुलामी का जीवन स्वीकार कर लेता है। To do anything else would mean to dare. कुछ और काम करने का मतलब है हिम्मत करना। And daring is not part of his growing up. और हिम्मत करना उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. जब मैंने मुकेश के अंदर हिम्मत और बदलाव की एक किरण देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई। I want to be a motor mechanic, he repeats. मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, वह फिर से बोलता है। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. वह गैरेज जाकर उधर सीखा करेगा, लेकिन गैरेज तो तुम्हारे घर से काफी दूर है। I will walk, he insists. मैं चलकर जाया करूंगा, वह बोलता है। Do you also dream of flying a plane? क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना रखते हो? ऑथर पूछती है। He is suddenly silent. वह एकाएक शांत हो गया। No, he says, staring at the ground. नहीं, उसने नीचे देखते हुए बोला। In his small murmur there is a embarrassment that has not yet turned into regret. उसकी बुदबुदाहट में एक शर्म छिपी थी। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. वह अपने कार चलाने के सपने से ही संतुष्ट था जिन्हें वह अपनी बस्ती की सड़कों पर दौड़ते हुए देखता था।
उसने कभी एरोप्लेन नहीं देखा था, तो उसे एरोप्लेन चलाने का सपना भी नहीं था। फिरोजाबाद में वैसे भी गिने चुने एरोप्लेन ही उड़ते थे। आज मुकेश कार चलाने का सपना देख रहा है, तो आगे मुकेश जैसा ही कोई बच्चा एरोप्लेन चलाने का भी सपना देखेगा। असल में मुकेश ने एक शुरुआत कर दी थी हालात सुधरने की, गुलामी से निकलने की, परिवर्तन का प्रतीक है वो। तो यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है, जो कि मुकेश की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।